सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ऊर्जा का रूपांतर हमने देख लिया था, आगे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की अविनाशक्ति के नियम। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसके नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार तो दूसरे प्रकार में रूपांतरित किया जा सकता है, तथापि विश्व का संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जाता है ना ही उसको नष्ट किया जाता है, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक जगह से मतलब एक चीज से उसको दूसरे में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर ऊर्जा का रूपांतर दिया है, एक के अंदर से दूसरे के अंदर रूपांतरित किया जाता है, इसलिए हमारे जो विश्व में मतलब जो संपूर्ण ऊर्जा है वो सदैव अक्षय मतलब इतना ही का उतना ही रहता है, ना ही कभी निर्माण होता है ना ही कभी खलास होता है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे क्या दिया करो और देखो, वो देखते हैं क्या दिया यहाँ पे, एक धागा नट बोल्ट लेकर समान ऊंचाई के दो लोलक तैयार कीजिए, एक धागा आधारक से क्षैतिज के समांतर बांधे, तैयार किए गए दोनों लोलक को क्षैतिज के समांतर धागे इस प्रकार बांधे कि वे पर्याप्त रूप से दोलन करते समय एक दूसरे से न टकराए, दोनों लोलक की ऊंचाई समान रखे। ठीक है, क्या किया है, एक ये लिया है, उसके बीच में दो धागा बांधा है। ठीक है, बीच के ऊपर एक धागा है, उसके अंदर दो धागा बांधा और उसके अंदर दो नट बांधे और दो नट को इतनी दूरी पे बांधा है सो वो एक दूसरे से टकराए नहीं। फिर क्या बताया, उपयुक्त कृति का निरीक्षण करने से यह दिखाई देता है कि पहले लोलक की दोलन गति कम होती है और उसी समय स्थिर लोलक धीरे धीरे गतिशील होता है, अर्थात एक लोलक की ऊर्जा दूसरे लोलक को प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया, जब एक लोलक मतलब एक नट का धागा उसको अगर हिला के अगर उसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो दूसरे से टकराएगा और जब दूसरे से टकराता तो क्या होता है, समझो एक स्थिर रखा, यहाँ पे जो ये दूसरा है, ठीक है, रुको मैं पेन ले लेता है एक बार, यहाँ पे दूसरा जो ये है ये समझो स्थिर रहा और ये समझो ऐसे हिल रहा है। ठीक है, इधर इसको टकराएगा तो क्या होएगा, ये जो रहेगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे स्थिर हो जाएगा इधर ही, और बाद में ये जो स्थिर जो रहेगा वो धीरे धीरे हिलने लगेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी जो ऊर्जा थी वो इसके अंदर चली गई, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बताया, मुक्त पतन 10वीं में भी है, तुम लोग को उसके ध्यान से पढ़ना, इंग्लिश में कहते हैं मुक्त पतन को फ्री फॉल। ठीक है, क्या बताया, किसी पिंड को ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ने पर उस पिंड पर क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो पृथ्वी की ओर खींचा जाता है। ऊंचाई में छोड़ने गए किसी पिंड के केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने की क्रिया को मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे, किसी पिंड के ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ने पर, ठीक है, किसी पिंड मतलब कोई भी चीज को अगर तुम ऊंचाई पर लेके जाओगे और उसको ऊपर से छोड़ोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल निर्धारित होगा। ठीक है, उसके ऊपर खींचेगा, पृथ्वी की ओर जो खींचेगा, पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो बल लगाता है और किसी चीज को भी वो अपनी ओर नीचे खींचता है। और ऊंचाई से छोड़ते समय किसी पिंड की केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आने की क्रिया को मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे, किसी भी चीज के अंदर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही लगा, ठीक है, दूसरा कोई भी बल नहीं लगा, घर्षण बल ले लो या कोई भी बल नहीं अगर लगा, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही लगा तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। लेकिन मुक्त पतन होने के लिए क्या होगा, अगर तुम अगर इधर डालोगे, समझो बिल्डिंग पे खड़े और ऊपर से एक बॉल डालते हो तो क्या होगा, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, हवा का जो प्रेशर रहेगा वो भी उसके साथ उस पर लगेगा और उसके लगने के कारण क्या होगा, उसके ऊपर दो दो बल लगेंगे, एक तो घर्षण बल हो जाएगा और एक गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, तो वो फ्री फॉल हो ही नहीं सकता, मुक्त पतन हो ही नहीं सकता। देखिए आगे देखते क्या पता है उसके अंदर, एम द्रव्यमान का पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण h ऊंचाई से नीचे आते समय उसकी अलग अलग ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा देखें। ठीक है, हम लोग ने स्टार्ट पहले लेक्चर में देखा था गतिज ऊर्जा क्या रहता है और स्थितिज ऊर्जा क्या रहता है। ठीक है, जो गति में रहता है किसी चीज को दूसरे को देता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और जो स्थितिज ऊर्जा मतलब कोई एक जगह पे डिपेंड मतलब स्थिर रहता है और बाद में से छोड़ उसके अंदर ऊर्जा निर्माण होता है और बाद में छोड़ने पर ऊर्जा मुक्त करता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है आकृति के हिसाब से, हमें देखेंगे इस आकृति में क्या दिया गया है। क्या दिया है, आकृति में दिखाए अनुसार माना बिंदु ए जमीन से h ऊंचाई पर है, m द्रव्यमान वाले पिंड बिंदु ए से बिंदु बी तक आया है, वह x दूरी तक जाता है, बिंदु सी जमीन पर है, पिंड के बिंदु ए बी और सी ऊर्जा देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया देखो, यहाँ पे ए, ठीक है, ऊपर है, फिर उसके कुछ नीचे बी है और उसके कुछ नीचे सी है। ठीक है, और क्या बताया, ए के जमीन से ऊंचाई पर एच है। ठीक है, यहाँ पे टोटल दिया है ए से लेके एच जो है वो
ए से जो एच है, ये नेटवर्क का इशू था उसमें। हाँ, यहाँ पे क्या दिया है, ए से सी की जगह पे जो ऊंचाई है उसे एच माना गया है, उसी जगह पे क्या एम जो है वो द्रव्यमान माना गया है, जो चीज पिंड है वो बिंदु ए से बी तक आएगा वो एक्स है, और दूरी तक जाता है, और सिंधु सी जमीन पर पिंड जब गिरता है तो उसके अंदर की हमें ऊर्जा देखनी है, ठीक है, कितना कितना रहेगा। जैसे अभी ऊपर का ए से बी तक एक्स है, और तो बी से सी तक जो रहेगा वो एच माइनस एक्स रहेगा, क्योंकि टोटल जो ए से सी तक है वो एक्स है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, पहला, पिंड बिंदु ए के पास रहने पर, स्थिर रहने पर उनका प्रारंभिक वेग 0 रहेगा। पिंड जब ए पे रहेगा तभी क्या रहेगा, उसका प्रारंभिक वेग 0 रहेगा, क्योंकि वो एक जगह पे रुका हुआ है। तो उसे अगर तुम अगर काइनेटिक एनर्जी देखोगे, गतिज ऊर्जा, तो क्या दिया है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर रहता है। हाफ एम एम मतलब द्रव्यमान और वी मतलब वेग, तो वही लिया है हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पे, लेकिन वी वेग जो है वहाँ पे है ही नहीं, तो हम यू लेंगे, ठीक है, यू भी वेग रहता है, प्रारंभिक वेग। तो v क्या रहेगा तुम्हारा, u शून्य, ठीक है, तो u जीरो हो गया, तो हाफ m जो रहेगा वो भी शून्य हो गया, और तुम्हारा हाफ जो है वो भी अगर गुणाकार करोगे शून्य से तो शून्य ही होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। तो जीरो को गुणाकार अगर किससे भी करते तो जीरो ही रहता है, इसलिए तुम्हारा जो गतिज ऊर्जा है वो जीरो रहेगा। अगर वही तुम लोग अगर स्थितिज ऊर्जा देखोगे तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, mgh, ठीक है, mgh। और कुल ऊर्जा तुम लोग को बताया था मैंने, कुल ऊर्जा क्या रहता है, स्थितिज ऊर्जा प्लस सॉरी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो जीरो प्लस एम जी एच क्या होगा तुम्हारा, एम जी एच, ठीक है। यहाँ पे पिंड ए पर जो ऊर्जा रहेगी वो गतिज ऊर्जा रहेगी, सॉरी स्थितिज ऊर्जा रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह पे उसके अंदर ऊर्जा बढ़ती जा रही है, जैसे तुम उसको छोड़ोगे तो उसके अंदर की जो ऊर्जा रहेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, गतिज ऊर्जा के अंदर। देखो आगे देखते हैं, चलो पहले कुल ऊर्जा कितना हुआ तुम्हारा, एम जी एच, ठीक है, मतलब स्थितिज ऊर्जा हो गई। फिर दूसरा क्या दिया है, पिंड बिंदु बी बी के पास रहने पर पिंड एक्स दूरी तय करेगा। बिंदु बी के पास आते हैं तब माना उसका वेग वी बी है, ठीक है, बी की जगह पे उसने उसे वी बी पकड़ा है। फिर u इक्वल टू जीरो, ठीक है, प्रारंभिक वेग जीरो रहेगा। s जो है वो x में पकड़ा, मतलब जो उसके अंदर विस्थापन है वो x माना, a जो है वो g माना, ठीक है। तुम्हारा जो त्वरण है उसको ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण पकड़ते तो वो g। फॉर्मूला पता है तुम्हारे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे u जीरो इसलिए जीरो हो गया, और टू ए की जगह क्या है यहाँ पे g है, ठीक है, तो यहाँ पे g लिया, s की जगह पे यहाँ पे क्या है x है, तो इसलिए टू जी एक्स पकड़ा। तो वी बी का वर्ग क्या आएगा तुम्हारा, टू जी एक्स। वही अगर फॉर्मूला तुम अगर गतिज ऊर्जा में डाल दिया, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, हाफ एम, और वी की जगह पे क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे टू जी एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो वी की जगह पे जो टू जी एक्स है वही तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो गया, हाफ टू टू यहाँ तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये टू कैंसिल और ये टू कैंसिल, ठीक है, तो तुम्हारा बच गया क्या, हाफ जी एक्स, सॉरी एम जी एक्स, तो वही यहाँ पे तुम्हारा आ गया एम जी एक्स, ठीक है। ऊपर जो कुल ऊर्जा थी, चलो पहले नीचे का देख लेते हैं। और पी क्या हो गया तुम्हारा, ऊंचाई जो है, ठीक है, एम जी एस रहता है, तो यहाँ पे ऊंचाई जो है वो क्या है, एच माइनस एक्स, क्योंकि बी से सी तक पकड़ा गया है, तो बी के अंदर जो ऊंचाई रहती है वो एक्स एच माइनस एक्स रहता है, उसने यहाँ पे आ गया तुम्हारा एम जी एच माइनस एक्स। अभी वही पोटेंशियल डिफरेंस अगर मतलब इसको गुणाकार करोगे क्या आएगा, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, अगर ये दोनों को एम जी से गुणाकार करोगे तो आगे तुम्हारा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। और कुल ऊर्जा पता ही तुम लोग को, के ई प्लस पी मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, वो दोनों को प्लस करने का तुम्हारा आंसर कितना आया, एम जी एच। देखो अगर तुम अगर ऊपर देखोगे तुम्हारा जो कुल ऊर्जा है वो भी तुम्हारा एम जी एच ही है, ठीक है, और वही अगर तुम नीचे चले जाओगे तो उसकी भी कुल ऊर्जा जो है तुम्हारी वो भी एम जी एच है, ठीक है। तो अगर टोटल ऊर्जा अगर देखोगे तुम, अगर मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के अंदर चेंज होता है, लेकिन अगर कुल ऊर्जा पकड़ोगे तो वो उतना ही रहता है। तो वही ये क्या दर्शा रहा है कि हमारे पृथ्वी के अंदर या विश्व के अंदर क्या होता है, तो ऊर्जा जो रहती है वो एक से अंदर दूसरे अंदर रूपांतरित होता है, लेकिन कुल ऊर्जा जो रहती है वो सेम ही रहता है, ठीक है, वो कहीं और नहीं जाता। फिर आगे और तीसरे के अंदर क्या दिया है, जब सी का पकड़ेंगे, सी बिंदु के अंदर पकड़ेंगे तो क्या दिया है, देखो क्या दिया है, पिंड बिंदु सी के पास रहने पर अर्थात जमीन पर पहुंचने पर वेग वी सी है, ठीक है, वी था पहला, फिर वी पकड़ा, फिर अभी वी सी पकड़ेंगे। यू जो रहेगा तुम्हारा जीरो रहेगा, एस तुम्हारा एच हो जाएगा, ए तुम्हारा जी हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ऊपर एक्स था, बी की जगह पे उसने एक्स पकड़ा, यहाँ पे एच है उसने टोटल जो है वो एच इसलिए एच पकड़ा। तुम्हारा फॉर्मूला क्या है फिर,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने को ला, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जगह इस्तेमाल होता है। फिर वी स्क्वायर सी है, उसलिए यहाँ पे बी सी स्क्वायर, जी जो तुम्हारा यू स्क्वायर है वो जी हो गया, ए के जगह पे जी हो गया, एस के जगह पे एच हो गया। वही फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के अंदर डाला तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी के जगह पे आ जाएगा तुम्हारा 2 GH, तो यहाँ पे आएगा 2 GH, वैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कैंसल, तो बच गया तुम्हारा MGH। फिर नीचे जाएंगे, वही बिंदु सी पर पिंड के जमीन में ऊंचाई। ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी देखे, अभी पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। स्थितिज ऊर्जा एच जो है तुम्हारा जीरो, क्योंकि वो पूरे तरीके से पिंड जो है वो नीचे आ गया, तो उसका हाइट है ही नहीं, तो एम जी एच इक्वल टू जीरो, तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। अगर जीरो से अगर गुना करके एम और जी को, तो क्या होगा, तुम्हारा जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो तुम्हारा टोटल एनर्जी क्या हो गया, एम जी एच। अभी देखो पहला दूसरा तीसरा, मतलब ए पे पकड़ो, बी पे पकड़ो या सी पे पकड़ो, पोटेंशियल एनर्जी सॉरी टोटल एनर्जी जो है, कुल ऊर्जा है तुम्हारा सेम ही है, सिर्फ चेंज किस में हो रहा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के अंदर। तो यहाँ पे क्या बताया, समीकरण 1, 2 और 3 से ए बी सी और बिंदु के पास कुल ऊर्जा स्थिर है। ठीक है, कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर है, सिर्फ चेंज किसके अंदर होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के अंदर, लेकिन कुल ऊर्जा रहती है वो सेम ही रहता है। ठीक है, फिर आगे क्या बताया, अर्थात कोई भी पिंड ऊंचाई पर स्थित होने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। पिंड के नीचे गिरते समय उसकी स्थितिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, लेकिन जमीन पर गिरते समय स्थितिज सी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतर होता है, परंतु किसी भी स्थिति में कुल ऊर्जा ऊंचाई की स्थितिज ऊर्जा के जितनी ही होती है। क्या बताया, अर्थात कोई भी पिंड जब ऊंचाई पर स्थित होता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन वो गतिज ऊर्जा उसमें शून्य रहता है। उसी पिंड जैसे वो स्थितिज ऊर्जा, मतलब जब भी वो चलता है तो वो स्थितिज ऊर्जा रहता है, वो गतिज ऊर्जा में मतलब कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, रूपांतरित हो जाता है, और जब वो पूरे तरीके से स्थिर हो जाती है, ठीक है, कुछ भी चीज जो रहता है वो पूरे नीचे की ओर गिर जाता है, तो पूरा जो स्थितिज ऊर्जा पूरा गतिज ऊर्जा के अंदर रूपांतरित हो जाता है, इसलिए कुल ऊर्जा जो रहती है वो सेम ही रहता है। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे, जो रूपांतर में होता है, परंतु स्थिति में कुल ऊर्जा ऊंचाई की स्थिति ऊर्जा की जितनी ही होती है, मतलब कुल ऊर्जा जो है स्टार्टिंग में जितनी स्थिति ऊर्जा रहती है उतनी ही रहती है। जैसे हम लोग ने ऊपर स्टार्टिंग में देखा, तुम्हारा जो स्थिति ऊर्जा है वो एम जी एच है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। उसी प्रकार जब नीचे देखोगे, देखो एक बार चाहते ऊपर देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर पहले में देखोगे तो क्या दिख रहा है तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, मतलब स्थितिज ऊर्जा कितना है, एम जी एच है। ठीक है, और कुल ऊर्जा भी जो है वो एम जी एच ही है। और वही अगर तुम तीसरे में देखोगे तो तीसरे में क्या हो गया, तुम्हारा जो पीई है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा है वो जीरो हो गया, और पूरा जो स्थितिज ऊर्जा था वो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में वो रूपांतरित हो गया। तो वही यहाँ पे क्या दिया है कि पहले स्टार्टिंग में जो चीज रहता है वो स्थितिज ऊर्जा रहती है, फिर स्थितिज ऊर्जा का धीरे धीरे रूपांतरित गतिज ऊर्जा में हो जाता है, और पूरा जो गतिज ऊर्जा रहता है लास्ट में वो कुल ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिया है, डेट इज करके टी इज इक्वल टू पी प्लस के, मतलब टोटल कुल ऊर्जा इज इक्वल टू पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, के मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब बिंदु ए पर पी इक्वल टू एम जी एच प्लस जीरो है। ठीक है, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी जीरो है, एम जी एच दूसरी जगह पे एम जी एच माइनस एक पर जो हम लोगों ने समीकरण देखा वही दिया है, और लास्ट में जो बिंदु सी पर जो टी है वो जीरो प्लस एम जी एच हो गया है। तो इसके अंदर जीरो मतलब प्लस एम जी एच है, वो देखो यहाँ पे एम जी एच है और दूसरा जीरो है, वही यहाँ पे धीरे धीरे उल्टा सुल्टा हो रहा है, और लास्ट में जब आता है तो यहाँ पे तुम्हारा एम जी एच का यहाँ पे जीरो हो जाता है, और यहाँ पे जीरो का एम जी एच हो जाता है। ठीक है, ये अच्छे से समझ गया रहेगा तुम लोग को, जो पहला स्थिति ऊर्जा रहता है वही तुम्हारा कुल ऊर्जा रहता है, वो धीरे धीरे ऊर्जा जो रहता है वो परिवर्तित होता रहता है, रूपांतरित होता रहता है। तुम्हारा ऊर्जा जो रहता है वो कभी भी क्षीण या गायब या निर्मल नहीं होता। फिर यहाँ पे शक्ति दिया है, पावर। पावर में क्या बताया है, उपयुक्त उदाहरण पर विचार करने पर प्रत्येक उदाहरण, ठीक है, पहले उदाहरण दिया है नीचे वो देख लेंगे बाद में, चलो उदाहरण में किया गया कार्य समान है, परंतु वह कार्य करने के लिए प्रत्येक को अथवा प्रत्येक पद्धति में लगने वाला समय भिन्न भिन्न है। कार्य शीघ्र या मंद होने का प्रमाण माप शक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या बताया,
उदाहरण उदाहरण ऊपर जो देखा एक बार देख लेते हैं। विचार और बताओ, ये तो कैंसर है। चलो क्या बताया यहाँ पे उदाहरण के अंदर या किसी चीज के अंदर क्या बताया, प्रत्येक उदाहरण में किया गया कार्य समान। तीसरा अध्याय, राजश्री, यश और रजनीत ने एक छोटी सी पहाड़ी पर जाना है। राजश्री मोटर से, यश साइकिल से और रंजीत पैदल गया। राज्य के लिए सभी ने एक ही मार्ग चुनता है, तो कौन पहले पहुंचेगा और कौन आखिर में पहुंचेगा। ठीक है, क्या बताया, राजश्री जो है वो मोटर से जाता है, यश साइकिल से जाता है और रंजीत जो है वो पैदल जाता है, लेकिन मार्ग जो जाने का है वो एक है। तो इसलिए यहाँ पे उदाहरण में क्या दिया है, विचार करने पर क्या समझता है, या तुम लोग को डायरेक्ट भी समझ जाएगा, क्या समझेगा कि सामान मतलब कार्य जो है वो सब लोग ने सामान किया, लेकिन उसमें लगने वाला जो समय है वो भिन्न भिन्न है। ठीक है, जो मोटर से जा रहा है वो पहले पहुंचेगा, साइकिल से जा रहा है वो लेट पहुंचेगा, और जो पैदल जा रहा है वो उससे भी लेट पहुंचेगा, लेकिन कार्य जो कर रहा है वो सेम कर रहा है, क्योंकि कार्य हम लोग कैसे निकालते हैं, की गई दूरी। ठीक है, जो ऊपर जो किया रहता है वो, और लगने वाला सॉरी हाँ डिस्प्लेसमेंट और बल, तो बल तुम्हारा सेम ही लगेगा, और तुम्हें लगने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, विस्थापन वो भी सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर का जो समय है वो भी नहीं। तो क्या लिखा है, कार्य शीघ्र या मंद होने के प्रमाण शक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिस मतलब कार्य जो रहता है वो समय के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर कार्य शीघ्र हो गया मतलब तुम्हारे अंदर शक्ति ज़्यादा है, अगर कार्य लेट हुआ तो उसके अंदर मंद हुआ मतलब तो उसके अंदर शक्ति जो है वो कम है। तो वही यहाँ पे दिया है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को उसको कैसे बताया गया, मान W, कार्य को W से बताया, T उसका लगने वाला समय है। तो शक्ति को कैसे दर्शाएंगे, शक्ति मतलब पावर P, कार्य W, वर्क और समय T। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। फिर आगे क्या दिया गया है, कार्य की एसआई इकाई जूल है, इसलिए शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड है। ठीक है, डब्ल्यू जूल में नापते हैं और टाइम सेकेंड में, इसलिए तुम्हारा आ गया जूल प्रति सेकेंड, और इसी को ही वॉट कहते हैं। ठीक है, एक वॉट मतलब भी क्या होता है, एक जूल प्रति सेकेंड या एक जूल प्रति एक सेकेंड, अगर मापेंगे तो उसे एक वॉट ही कहा जाएगा, या अगर वॉट भी कहेंगे तो वॉट मतलब क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड। फिर आगे क्या दिया गया है, औद्योगिक क्षेत्र में शक्ति को नापने के लिए अश्व शक्ति, ठीक है, हॉर्स पावर इकाई में उपयोग प्रचलित है। औद्योगिक क्षेत्र में मतलब जहाँ पे ज़्यादा मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री रहते हैं, तो वहाँ पे हॉर्स पावर में नापा जाता है। ठीक है, वॉट में नहीं। अगर तुम लोग घर में देखोगे तो वो वॉट में नापा जाता है, लेकिन अगर वही तुम लोग अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रियाज में देखोगे, औद्योगिक जगह क्षेत्र में देखोगे तो उसे हॉर्स पावर में जाता है, इतना हॉर्स पावर है इतना नहीं है। ठीक है, तो अभी नीचे उसके अंदर दिया भी गया है क्या, एक अश्वशक्ति मतलब एक हॉर्स पावर मतलब कितना होता है, 746 वॉट। तो समझ जाओ हमारे घर के हिसाब से कितना उनको ज़्यादा ये लगता है, बिल लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगता है। ठीक है, जो औद्योगिक क्षेत्र है तो वो हमारा इतना जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी है वो उतना यूज़ कर लेते हैं। फिर आगे क्या दिया है, व्यवहारिक उपयोग के लिए ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। ठीक है, व्यवहारिक उपयोग के लिए ऊर्जा की इकाई जो है, अगर वॉट है तो जूल प्रति सेकंड है, और वहीं अगर क्या बोलते हैं इकाई किलोवाट अगर पकड़ेंगे तो किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट पर इंटू घंटा मतलब किलो, KWH जो बोलते हैं ना, KWH वही किलोवाट हावर होता है। यहाँ पे नीचे दिया गया है, 1 किलोवाट शक्ति अर्थात 1000 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट शक्ति याद रखना, ये क्या है, 1 वॉट मतलब जूल प्रति सेकेंड। फिर वहीं पे अगर दूसरा देखोगे मतलब एक अश्व शक्ति मतलब 746 वॉट होता है, और वही अगर 1 किलोवाट अगर देखोगे तो वो क्या होता है, 1000 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट मतलब 1000 जूल प्रति सेकेंड की दर से किया कार्य है। क्या दिया है, 1 किलोवाट हावर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 हावर, मतलब 1 किलोवाट कितना था 1000, और 1 हावर में कितना सेकेंड होता है 3600। तो 1 किलोवाट हावर के अंदर कितना आएगा, 36 लाख। देखो गिरो, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल मतलब 1 किलोवाट हावर में रहता है। अगर उसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो क्या आएगा तुम्हारा, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, घरेलू कार्य के लिए उपयोग में आने वाली विद्युत भी किलोवाट हावर की इकाई द्वारा मापी जाती है। किलोवाट हावर इक्वल टू एक यूनिट होता है, हम लोग बोलते हैं ना घर में 80 यूनिट यूज हुआ, 90 यूनिट यूज हुआ, तो वो 1 किलोवाट हावर मतलब कितना, 36 लाख जूल, इतना एक यूनिट होता था। हम लोग कितना यूज करते हैं, 100, 96, 95।
इससे गुणाकार कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। सो ये कितना गुणाकार किया गया है, ठीक है, मतलब सॉरी कितना यूज किया तुम लोग ने। 100 मतलब कितना 36 लाख को और 100 से करोगे तो कितना आ जाएगा 36 करोड़। 36 करोड़ जूल तुम लोग यूज करते हो। फिर आगे उदाहरण दिया है, ठीक है, उदाहरण फिर लेसन क्लास है, चलो उदाहरण कर ही लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या दिया है, हल किए गए उदाहरण। उदाहरण में पहला क्या दिया है, स्वारली को 20 किलो वजन की एक बैग 5 मीटर ऊंचाई पर ले जाने के लिए 40 सेकंड लगते हैं, तो उसकी शक्ति कितनी होगी। स्वारली स्वारली को 20 किलो, ठीक है, नाम है 20 किलो वजन एक बैग है, उसको 5 मीटर ऊंचाई तक लेके जाना तो 40 सेकंड लगते हैं, तो उसकी शक्ति कितनी होगी। क्या क्या दिया, पहले द्रव्यमान दिया m 20 केजी, फिर h दिया है मतलब क्या बोलते हैं वेग दिया है, सॉरी एक बैग मीटर मतलब ऊंचाई दिया है 5 मीटर, और तुम्हारा लगने वाला समय दिया है 40 सेकंड। तो पहले तुम लोग क्या निकालोगे, पहले बल निकालोगे, और बल के बाद क्या निकाला यहाँ पे शक्ति, ठीक है। तो शक्ति के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, कार्य अपॉन समय। तो समय तो है लेकिन कार्य है नहीं, फिर कार्य निकालने के लिए तुम लोग क्या चाहिए, एफ चाहिए, ठीक है। तो एफ पहले निकालना पड़ेगा। एफ का फॉर्मूला क्या है, एम जी, ठीक है, एम ए या एम जी रहता है। तो जी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण लग रहा है उसलिए, तो इसलिए याद रखना। तो जी जो है वो 9.8 रहता है, कभी कभी दिया जाता है कभी कभी नहीं दिया जाता। तो एम जो है द्रव्यमान 20 इंटू 9.8 कितना आता है 196 न्यूटन। फिर वही अगर 5 मीटर की ऊंचाई पर अगर लेके गए, मतलब उसके अंदर जो विस्थापन है वो 5 मीटर है, तो तुम्हारा 196 इंटू 5 देखो। वर्क का फॉर्मूला क्या है, कार्य का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल मतलब बल इंटू बल मतलब बल गुणिले विस्थापन। तो 196 इंटू 5 किया तो तुम्हारा गया 980 जूल। तो तुम्हारे यहाँ पे वर्क मिल गया। अभी वर्क मिल गया तो तुम अभी शक्ति ढूंढ सकते हो। शक्ति कितना है तुम्हारा, P, फॉर्मूला क्या है W अपॉन टी, तो 980 डिवाइड बाई 40 तुम्हारा है 24.5 वॉट, ठीक है। W मतलब वाट, ये याद रखना हमेशा। जो क्या बोलते हैं शक्ति का फॉर्मूला P इज इक्वल टू W अपॉन टी, W का मतलब वर्क का फॉर्मूला W F इंटू एस, और वही F का फॉर्मूला M इंटू जी, ठीक है। ये सब याद रखना है, सब इम्पोर्टेंट है। ऊपर से जो 3 नियम थे क्या बोलते हैं, न्यूटन के जो समीकरण थे तीनों, वो भी याद रखना है, लॉ भी याद रखना है। फिर यहाँ पे क्या दिया उदाहरण दूसरा, 25 वॉट का एक बल्ब हर दिन 10 घंटे तक उपयोग में लाया जाता है, तो एक दिन के लिए कितने विद्युत का उपयोग किया जाता है। क्या बताया है, 25 वॉट का एक बल्ब हर दिन 10 घंटे तक उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। 25 वॉट का जो एक बल्ब है वो हर मतलब रोज 10 घंटे तक जलता है, ठीक है। तो उसके अंदर कितनी विद्युत का उपयोग किया गया है, ठीक है। अभी 25 वॉट इजी है, क्या दिया है, पावर जो है वो 25 वॉट है, ठीक है। 25 वॉट है, हम लोग किलो वॉट में लेंगे क्योंकि यहाँ पे घंटा में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 10 घंटा में दिया इसलिए यहाँ पे किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं, अगर इसको वॉट में रखना है तो इसको 10 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे P को 25 को किलो वॉट में कन्वर्ट किया है, किलो मतलब 1000 होता है, तो इसको 1000 से भाग कर दिया तो तुम्हारा आ गया 0.025। 1000 मतलब 3 जीरो रहते हैं ना, तो 3 जीरो किया तो ये 2 इधर चला गया और एक जीरो इधर आ गया, तो 0.025 किलो वाट हो गया। ऊर्जा क्या रहता है तुम्हारा, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आता है, शक्ति इंटू सॉरी शक्ति का देखो अभी यहाँ पे उल्टा कन्वर्ट किया है। तुम्हारा शक्ति P जो रहता है तुम्हारा, P को किस में किया जाता है, तुम्हारा ऊर्जा अपॉन शक्ति, ठीक है। W अपॉन T रहता है, ठीक है, T। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना है, तुम्हें ऊर्जा निकालनी है, ठीक है, तुम्हें W निकालना है। तो W को अगर इधर ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये जो टी रहेगा इसके साथ गुणाकार हो जाएगा, इस साइड भागे तो इस साइड गुणाकार हो जाएगा, तो तुम्हें क्या हो जाएगा P इंटू टी, ठीक है, इंटू टी हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर P इंटू टी वही लिखा है, शक्ति इंटू समय, P मतलब शक्ति और टी मतलब समय। तो 0.25 इंटू 10, तो यहाँ पे 10 है तो ये एक जीरो क्या हो जाएगा, एक जीरो ये कट हो जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा 0.25 किलोवाट आवर। तो उसके अंदर जो शक्ति रहती है ऊर्जा वो 0.25 किलोवाट आवर रहता है, ठीक है। ये जो ऊपर सब दिया है फॉर्मूला वो याद से नोट डाउन कर लो, ठीक है। तुम लोग को यही रहेगा, सब फॉर्मूला एक बार लिख लो नोटबुक में तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है।
पहले लेसन का भी और ये लेसन का भी अच्छे से तुम लोग नोट डाउन कर लोगे तो अच्छे से याद रहेगा। ओके, ये हमारा लेसन खत्म हुआ। अभी जो थर्ड लेसन रहेगा वो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर जो हमारा है उसका नाम देख लेते एक बार, धारा विद्युत। ठीक है, धारा विद्युत ये भी मतलब इम्पोर्टेंट ही है और इजी भी है। विद्युत की जो प्रवाह रहती है वो कैसे होता है विद्युत का प्रवाह। ठीक है, 8वीं में भी था, 9वीं में भी रहेगा। चलो ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।